मुझे लगता है परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं जीवन में, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, छोटी-छोटी शुरुआत कीजिए, वैसे लोगों को जुड़िए जो इस चीज़ से जिनका लगाव हो और चीज़ें हो जाएँगी। Hi everyone, welcome back to a new podcast, and today's guest is Jitendra. He is one of those people who learned Spanish through Hindi. Yes, through Hindi, and it is amazing. Jitendra also worked for the Peruvian embassy for 2 years, and these days he's teaching Hindi to Latin American people, which is, if you ask me, an amazing task. So, without any further ado, let's get into it. Hello Jitendra, कैसे हो आप? नमस्ते लक्ष्य, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए फिर से पॉडकास्ट में। हाँ, मतलब मेरे को लगा कि हम एक और बार ये रिकॉर्ड कर सकते हैं और अच्छे से बात कर सकते हैं, तो मुझे लगा एक और बार हमें ये करना चाहिए। बट हाँ, एनीवे ज़रूर। आप बताइए जितेंद्र कौन है? अपने बारे में एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। अच्छा, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं बिहार से हूँ, मोतिहारी, जो कि चंपारण ज़िले में है। 1917 में महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से की थी। मेरी शिक्षा-दीक्षा जो प्रारंभिक है, वो केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी से हुई। मैंने 11वीं और 12वीं कक्षा में आर्ट्स पढ़ा, ह्यूमैनिटीज़। और मैंने ऐसा चुना क्योंकि मैं ऐसा नहीं था कि मैं कॉमर्स या साइंस नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा लगाव जो था वो आर्ट से था। तो उस समय मैंने मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, हिस्ट्री और 2 भाषाएँ पढ़ी, इंग्लिश और हिंदी। मैं संस्कृत भी पढ़ना चाहता था, तो मुझे भाषाओं से शुरू से ही लगाव था। उसके बाद मैंने 12th में आर्ट्स से स्कूल में स्कूल टॉपर बना मैं। फिर उसके बाद से मैंने हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन मेरा सपना जो था वो भाषा पढ़ने का था। तो मैंने जेएनयू का फॉर्म भरा था और आपको पता हो कि जेएनयू में एडमिशन जो है थोड़े लेट से होते हैं और डीयू में पहले होते थे। अब तो मुझे नहीं पता क्या है, 2012 की बात है। तो फिर मैंने विदेशी भाषा पढ़ने का निर्णय लिया और स्पेनिश से मैंने ग्रेजुएशन किया, स्नातक। उसके बाद स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने, एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। और 2 साल फिर एम्बेसी में काम किया, एम्बेसी ऑफ पेरू। इसके पहले फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 में हम दोनों ने साथ काम किया। इसके अलावा मैंने इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद, भाषांतरकार के तौर पे काम किया और दुभाषिया जिसे कहते हैं। तो ले दे के अगर मैं कहूँ तो भाषा से जुड़ा हुआ मेरा जीवन रहा है। तो आपने पूछा जितेंद्र कौन है? तो जितेंद्र एक भाषा प्रेमी। बढ़िया। तो अब मुझे ये बताइए कि स्कूल में आप कैसे स्टूडेंट थे? और आपने बोला कि आपको स्कूल से ही शौक था भाषा सीखने का। तो उस टाइम आपने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, मैं स्पेनिश सीखने वाला हूँ, या आपको था कि कोई ना कोई तो लैंग्वेज सीखेंगे हम, चाहे वो कोई भी हो? स्कूल में आपको कुछ नहीं पता होता है जीवन के बारे में, वैसे अभी भी नहीं पता है, लेकिन स्कूल में आपको आपको जो समाज बताता है कि हाँ, आप साइंस करेंगे, ये करेंगे। और जब मैंने 2010 में मैंने 10वीं पास की, तो उस समय मैं एक छोटे शहर से हूँ, तो 10th के बाद हमारे स्कूल में 11th और 12th की सुविधा नहीं थी। लेकिन मुझे इतना पता चल गया था क्योंकि मैं एक बहिर्मुखी इंसान रहा हूँ, यानी एक्सट्रोवर्ट रहा हूँ। तो जब भी वाद-विवाद होते थे, डिबेट, एक्सटेम्पोर स्पीच, तो भाषण, वाद-विवाद, स्किट्स, नाटक या लेखन प्रतियोगिता, इन सब में मैं बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता था। और हिंदी को लेके माहौल, हिंदी, तेलुगु, तमिल, इन सब भाषाओं को लेके स्कूल में एक बहुत अच्छा माहौल था। जैसे हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं, अगर आप कोई दोस्त होंगे तो आपको पता होगा। वहाँ पे जैसे आपकी जो विद्यालय की प्रार्थना होती है और उसके बाद जो डायरी, उसमें पूरे देश की अलग-अलग भाषाओं में प्रार्थनाएँ दी गई हैं। जैसे पिल्लल लारा, पापल लाड़ा, रेपटी भारत पौरुल लाड़ा, ये तेलुगु भाषा में है। उस तरह और भाषाओं में है। तो कहीं न कहीं वो आप जब देखते हैं डायरी को पलट कर, तो आपको दिखता है कि तमिल, तेलुगु, इन सब भाषाओं में ये है। और जो हमारे हमारे शिक्षक थे हिंदी के और संस्कृत के, मतलब ऐसा नहीं था कि बस वो आए, उन्होंने पढ़ा दिया, चलो एग्ज़ाम में तुम्हें पास कर लेना है। तो कहीं न कहीं उनका असर रहा कि मुझे लगा कि नहीं, भाषाओं में भी भाषाएँ सीख के आप जीवन को जान सकते हैं और इसमें भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो हाँ, वहीं से ये लगाव रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या करना है। ठीक है। फिर आपने बोला आप हिंदू कॉलेज में गए, जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। मैंने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट फिर आप सोचते हो कि इससे जीवन में आगे और क्या कर सकते हैं, ये डाउट मेरे को भी आया। फिर आपने बताया कि आप जेएनयू में गए। जेएनयू में आपने स्पेनिश में बी ऑनर्स करी, तो जेएनयू कैसा था? वहाँ पे
पढ़ाया कैसे जा रहा था, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, और आपको लग रहा था वो सब सफिशिएंट है? तो जेएनयू के बारे में बताइए। और सिर्फ स्पेनिश सीखी या कोई और भाषा भी सीखी? तो जैसे आपने कहा मतलब जब आपको करियर के बारे में सोचना होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि पढ़ने का मौका या तो कम लोगों को मिलता है, या जिन्हें मिलता भी है उन्हें ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करनी होती है, घर का ख्याल रखना होता है, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस मुझे लगा कि चलो हिंदू में एडमिशन हो गया है, लेकिन फिर उसके आगे क्या, या तो मैं यूपीएससी की तैयारी करूं या फिर मास्टर्स करूं नेट जेआरएफ। लेकिन वो बहुत लंबा सफर था और अ, बहुत अच्छा भी मुझे नहीं लगा था, कुछ नया नहीं लग रहा था, या मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसरो है, अगर मैं इसरो जैसी कोई संस्था हो जो आर्ट्स के लिए हो, पॉलिटिकल साइंस के लिए हो, या हम्म। कुछ अच्छे कॉलेजेस वैसे हो, तो नहीं। मुझे लगा कि आप एक विदेशी भाषा सीखते हैं तो आपको लोगों को जानने का मौका मिलता है। मैंने आपको बताया मैं बहिर्मुखी था, यानी लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता था, लोगों के बारे में जानना अच्छा लगता था। और मेरा मेरा जो शहर है वो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, इंडो नेपाल बॉर्डर। तो कई बार ऐसा होता है कि नेपाल के रास्ते से बेल्जियम के एक पर्यटक आए थे, मैंने उनसे भी मुलाकात की थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थी। मैंने स्पेनिश भाषा पढ़ी जेएनयू से, हिंदू कॉलेज को छोड़ के। वही, क्योंकि तो बहुत बड़ी बात होती है कि कोई हिंदू कॉलेज को छोड़ के जाता है, क्योंकि हिंदू नॉर्थ कैंपस का एक काफी रेप्यूटेड कॉलेज है। थी, लेकिन उस समय मेरे लिए निर्णय लेना आसान था। उसके कई कारण थे। पहली बात कि हिंदू कॉलेज में हॉस्टल मिलने में देरी होती है, नहीं मिलती है। हम्म। दूसरी बात ये थी कि मुझे पता था कि इससे इसका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी पॉलिटिकल बात ये साइंस थी की। कि हाँ, कि अगर मैं 3 साल पढ़ाई करूं तो मेरे पिता वो खर्च उठा सकने में सक्षम नहीं थे, मतलब उनके लिए हम्म। मुश्किल था। और मैं बाहर रहता कहीं पे, थोड़ी दिक्कतें होती। भाषा में ये थी कि मुझे इतना पता था कि अगर आप स्पेनिश या चाइनीज या कोई भाषा सीख जाएं तो 50,000 40,000 की नौकरी आपको मिल जाएगी। हाँ, आफ्टर तो कॉलेज सीधा छोड़ते ही हाँ, आपको मिल और जाता ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए आपको 2 साल 3 साल प्रयास करने होते हैं, और उसके साथ उसमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरे लिए ये निर्णय मुश्किल नहीं था। जहाँ तक माहौल की बात है, जेएनयू में मैं ये कह सकता हूँ कि देश में कुछ कॉलेजेस हैं और या विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। इफ्लू, है। डीयू, जेएनयू और देहरादून। देहरादून में ज़्यादातर जेएनयू के ही पढ़े हुए लोग हैं। एमआईटी में हाल फिलहाल शुरू हुई है भाषाओं की पढ़ाई। तो माहौल अ, ये निर्भर करता है कि आपकी उम्मीदें कितनी थी। तो मैं एक ऐसे जगह से आया था जहाँ से मेरी उम्मीदें बिल्कुल ही नहीं थी। मतलब ठीक था कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, मुझे बस थोड़ा पैसे कमाने लायक दे दो, उसके बस मैं आगे कर लूँगा। तो आपको पता तो था कि स्पेनिश के बाद या भाषा के बाद आप एक पैसा हाँ, कमा सकते हो? हाँ, तो आपको हॉस्टल मिल रहा है रहने के लिए, आपको खाना मिल रहा है अच्छा, आपको जेएनयू बहुत हरियाली बहुत ज़्यादा है, बहुत सुंदर जगह है, मतलब बहुत कुछ मिल रहा है। हम्म। लेकिन भटकाव भी बहुत ज़्यादा होता है। आप राजनीति में भाग ले सकते हैं। तो तो होता क्या है एक्सपोज़र कि है वहाँ पे, मतलब आप क्लास में पढ़ रहे हो या आप आपके आसपास के बच्चे घुस जाते हैं राजनीति में, या एक थोड़ा रास्ते से भटक जाते हैं? कॉमन है? एक्सपोज़र ये तो हर जगह मतलब कॉमन है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जैसे आप फ़ोटोग्राफ़ी सीखते हैं, मैंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी थी खुद से, तो उसमें एक टर्म होता है ओवर एक्सपोज़्ड, अंडर एक्सपोज़्ड। हम्म। तो अगर आप बिहार में रह के बिहार से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अंडर एक्सपोज़्ड हैं। हम्म। अगर आप डीयू से कर रहे हैं तो मुझे लगता है वेल एक्सपोज़्ड है। अगर आप जेएनयू से कर रहे हैं तो आप ओवर एक्सपोज़्ड है। तो जो बैलेंस की स्थिति जिसको बोलते हैं संतुलन, हम्म। वो जेएनयू में रह के नहीं आता है, या फिर बहुत मुश्किल है। मतलब आप मतलब क्या किस होता है तरीके उम्र से? किस तरीके से अट्ठा मतलब? हाँ, मैं बता रहा हूँ। आपकी उम्र 18 से 21 होती है, ठीक है? आप पहली बार घर से निकले होते हो और आपके दोस्त बनते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो किसी स्त्री से बात करेंगे। फिर वहाँ पे राजनीति में आपको लगता है कि दुनिया बदल देंगे और सारी समस्याओं का समाधान केवल एक है, विरोध करना। बसें लगी होती थी कि चलो भाई आज भी विरोध करना है, कल भी विरोध करना है। और मतलब ठीक है, मैं ज़्यादा घुसा नहीं उस चीज़ में, लेकिन आप जहाँ रहते हैं उसका माहौल का असर हो असर जाता है। पड़ता है। और क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा राजनीति होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, और चीज़ें बदलनी हो जो मुझे जीवन में समझ में आया, जैसे आप कर रहे हैं, आपने पॉडकास्ट शुरू किया। तो आप 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 जैसे डीयू से पढ़े हैं, मैं जेएनयू से पढ़ा हूँ, तो हो सकता है कि डीयू और जेएनयू बेहतर हो भाषाओं के मामले में, या ना भी हो। तो अगर चीज़ें बदलनी है तो शुरुआत हम कर सकते हैं। स्टार्टअप कल्चर भी कहीं न कहीं जो है इसी चीज़ से प्रेरित है। अगर हम हम्म। आप आज पॉडकास्ट पे ये बात कर पा रहे हैं,
यानी आपको भाषाओं से लगाव है, मुझे भाषाओं से लगाव है। तो मैं हिंदी पढ़ाता हूँ विदेशियों को, तो हमने एक छोटी-सी शुरुआत की है और इससे लोग जुड़ते जाएँगे। हुँ। तो माहौल होता है हर जगह, लेकिन फिर जब आप मुझे लगता है परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं जीवन में, हुँ। तो फिर आपको लगता है कि नहीं, छोटी-छोटी शुरुआत कीजिए, वैसे लोगों को जुड़िए जो इस चीज़ से जिनका लगाव हो, और चीज़ें हो जाएँगी। हुँ, समझ गया मैं। और फिर जो जेएनयू में आपको जो क्लासरूम में एटमॉस्फेयर था और टीचर्स थे, वो सब अच्छा था? क्योंकि मैं डीयू से पढ़ा हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं, थोड़े हुँ, अलग हुँ। हैं, थोड़े डिफरेंट है, तो मैं जान क्योंकि मैं सच बताऊँगा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने सेकंड ईयर में सर्वांतेस जॉइन कर लिया था क्योंकि मेरे को सिर्फ़ लिखना नहीं था स्पेनिश में, हुँ, मेरे को स्पेनिश में बातें भी करनी थी। मेरे को दूसरा बंदा जो कह रहा है वो समझना भी है। दूसरे बंदे हुँ। से मतलब एक इंडियन नहीं, जब एक स्पेनिश, जब एक अर्जेंटीनियन, जब एक पेरुवियन स्पेनिश में बोल रहा है, मेरे को वो समझना था। जो मेरे को लगता था कहीं कमी रह जाती थी डीयू में। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि भाषा के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। आप बात करने के लिए आप किसी भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं, ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जिन्हें हिंदी लिखना नहीं आता है, शुद्ध रूप से बोलना भी नहीं आता। बात उसकी नहीं है, बात है कि जो आप बात करना चाहते हैं ना, तो आप उसको, मैं अगर कहूँ तो सतही तौर पे, यानी सुपरफिशियल तौर पे केवल आप बात करना चाह रहे हैं किसी से, उसको समझना चाह रहे हैं। अगर आप ये कहिए कि हाँ, आप वहाँ के किसी भाषाविद से बात कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हो लैंग्वेज में, भले ही नेटिव होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो उस भाषा में विद्वान है। हिंदी की बात करें तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो हिंदी में आपसे बात कर पाएँ या तेलुगु में बात कर पाएँ। भले ही वो कहें कि हम आंध्र प्रदेश से हैं, तो हम तेलुगु बोल लेते हैं, या फिर मेरी हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो मेरा ये मानना है कि भाषा में दक्ष होने के लिए आपका नेटिव होना ज़रूरी नहीं, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर मान सकता हूँ कि जो उनका एक्सेंट है, जिस तरह से बात कर रहे हैं, जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं हम मेरा कह रहा मतलब हूँ। हाँ, मेरा मतलब एक्सेंट से ही था, एक्सेंट हाँ, से। हाँ, तो एक्सेंट एक्सपर्टीज़ नहीं, एक्सेंट। एक्सेंट को लेके भी विवाद है। जैसे मैं हम बोल रहा हूँ ना, तो ये मतलब ये बिहारी, मुझे पता है कि मैं हम क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। एक्सेंट को लेके जैसे लास्ट टाइम पिछली बार आपकी विक्रम से बात हो रही थी, तो मैंने देखा जो उसका डिक्शन है, जो जिस तरह से आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, जैसे हमने क्या है, अंग्रेजी को अपना लिया है, तो एक इंडियन इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं वो है। तो एक्सेंट को लेके ये कि हाँ, अगर हम अमेरिकन इंग्लिश बोलें या जिस तरह स्पेनियार्ड्स बोलते हैं वैसे बोलें, अगर आप कर पाते हैं तो अच्छा है, या अगर आप फोरेंसिक लिंग्विस्टिक एक विषय होता है, उसमें दक्ष होना चाहते हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि आपको समझना होता है कि ये किस क्षेत्र का हो सकता है, ये अंदालूसिया का है या फिर सारागोसा का है, कहाँ का है, या पेरू का है। लेकिन अगर आपको बात करनी है, किसी को समझना है, तो अगर मुझे नहीं लगता कि एक्सेंट सीखना बहुत ज़रूरी। लेकिन आपको नहीं आपको लगता अगर हम बात नहीं करेंगे उनसे, तो वो एक्सेंट हमें कभी समझ नहीं आएगी? एक्सेंट समझिए, लेकिन एक्सेंट अपनाइए नहीं, मेरा ये कहना है। नहीं, अपनाने की तो बात नहीं हो रही, मैं तो सुनने की बात कर रहा हूँ, लिसनिंग हाँ, एक्टिविटी। तो तो सुनने के लिए तो भाषा सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। सुनने के लिए भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मेडिटेशन, योग, लिसनिंग स्किल्स की ज़रूरत है। मतलब जिसको माइंडफुलनेस थोड़ा बोलते हैं। मतलब लैंग्वेज के लेवल पे मैं पूछ रहा हूँ कि लैंग्वेज के लेवल पे आप जैसे आप स्पेनिश छोड़ दीजिए, आप फ्रेंच ले लिए, आप चाइनीज़ ले हाँ, लिए, जापानीज़ ले लीजिए। एक तरीका होता है जिससे हम ये लैंग्वेज बोलते हैं, एक फॉरेनर बोलता है, इंडियन ही एक फॉरेनर बोलता है। और एक तरीका हाँ, होता है जो नेटिव्स बोलते हैं। क्योंकि वो जैसे हम हिंदी में शब्द खा के तेज़-तेज़ बोलते हैं, वैसे एक नेटिव भी होता है जो तेज़-तेज़ अपनी तरीके से बोलता है, उसको समझने के लिए। तो उसको समझने के लिए 2 चीज़ें हैं। जैसे आपको, अगर आपने भाषा विज्ञान पढ़ा होगा, लिंग्विस्टिक्स, तो वहाँ पे कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, इडियोलेक्ट, डायलेक्ट, रजिस्टर, स्टाइल। तो हर किसी की, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी एक पर्टिकुलर स्टाइल है, हुँ, मैं हुँ। एक खास तरीके से बोल रहा हूँ। और एक कम्युनिटी, जैसे अगर आप बिहार के लोगों से बात करें तो हम, तो वो एक सोशियो लिंग्विस्टिक्स है। तो अगर आपको, पहले तो आपको ये जानना होगा कि आप, जैसे आपने, मुझे लगता है सर्वांते से पढ़ाई की है, ज़्यादातर स्पेनियार्ड्स, स्पेन के लोगों से बात की है। मेरे मामले में थोड़ा अलग रहा है, मैंने स्पेन के लोगों से कम मुलाकात की, कम बात की है। मैंने पेरू, होंडुरस और चिले, अर्जेंटीना, इन सब लोगों से ज़्यादा बात की है। तो मुझे ये जानना होगा कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, पहले किसी एक देश को पकड़ना पड़ेगा कि हाँ, इस देश की भाषा जो है मुझे जाननी है। जैसे पेरू,
मतलब स्पेनिश वहाँ भी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, लेकिन आप किसी डिफरेंट एक होती पे है। जो है ध्यान केंद्रित कीजिए कि चलिए मैं पेरू का एक दोस्त बना लेता हूँ, या मैं अगर एम्बेसी ऑफ पेरू में काम कर रहा हूँ, या फिर कोई पेरू का पर्यटक यहाँ आया तो मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है पहले आप एक से शुरुआत कीजिए। अगर आप चाहेंगे कि 26 देश ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लगता है भाषा स्पेनिश भाषा बोली जाती है, तो एक साथ 26 आपको ये देश सवाल आता है? की भाषा। आपको ये सवाल आता है क्योंकि मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं कि कहाँ की स्पेनिश ज़्यादा बढ़िया है, कहाँ की सीखूँ? तो तो मैं देखिए बोलता हूँ पहले स्पेनिश सीखो, उसके बाद डिसाइड कर लेना एक्सेंट कहाँ की पकड़नी है। मुझे लगता है फिर बढ़िया क्या है, मतलब आपको जो प्यारा लगता है, आपने जिसके साथ ज़्यादा काम किया उसके लिए थोड़ा दिल में सॉफ्ट कर्नर होता है, उसके लिए लगाव ज़्यादा होता है। अब मैंने नहीं, पेरू काम के काम तो बात की बात होगी, मैं स्टूडेंट्स जो अभी सीख रहे हैं, जो अभी डीयू में है, जो अभी जेएनयू में है। हुँ, तो उनको बोलिए कि आप किसी एक एक को पकड़िए, किसी एक, अगर आप स्पेन के, अगर आप सिरवांतेस में पढ़ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं पेरू की भाषा, पेरू में जैसे स्पेनिश बोली जाती है, वो सीखूँ, तो हुँ, आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ हाँ, सब लोग स्पेन के हैं। तो वर्ड्स ना आप, अलग होते हैं, हाँ, एक्सेंट्स अलग होते वर्ड्स हैं। अलग, एक्सेंट स्पेन वाले बहुत तेज़ भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कोई एक सीख लीजिए, फिर आपको जैसा मौका मिलेगा, अगर आप पेरू जा रहे हैं घूमने या काम करने, हुँ, हुँ। तो फिर आप वहाँ सीख लीजिएगा। क्या बट होता मेरा है ना कि जब, हाँ, मेरा पहला सवाल जेएनयू से रिगार्डिंग था कि वहाँ पे माहौल माहौल, टीचर्स। माहौल देखिए, जेएनयू में एक लैंग्वेज लैब खुला था, लेकिन ऐसा होता था कि आप वहाँ जाके कोई टीचर आपको सिखा नहीं रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप सरकारी संस्थान है, हुँ, तो एक बार आपकी नियुक्ति हो गई, यानी आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, तो फिर जो स्किल अपग्रेडेशन होता है ना, कि आपको ऑडियो विजुअल टेक्निक्स, अगर मैं कहूँ कि मैं अगर शिक्षक बनता हूँ, प्रोफेसर बनता हूँ, फिर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना होगा, क्योंकि ये भविष्य जो आज के बच्चे होंगे वो इसमें दक्ष होंगे। मुझे वो भी सीखना पड़ेगा कि कैसे उनका जो इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है, और उनकी कॉपी जाँचनी है, तो कैसे जो एनालिटिकल टूल्स है, उनका हुँ, इस्तेमाल करना है। यानी समय के साथ मुझे अपने आप को और उन्नत बनाना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, आधारभूत संरचनाओं की जब हम बात करते हैं, तो वो चीज़ें थी। बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी, लैंग्वेज लैब था, प्रिंटिंग के लिए आपके पास दुकानें थी, सब कुछ था। लेकिन जो स्पेनिश की मैं बात कर रहा हूँ, चाइनीज़ की नहीं, जापानीज़ की नहीं, स्पेनिश में मुझे लगा कि शिक्षक जो थे, वो मतलब ज़्यादा बढ़िया पढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं पढ़ाया। लेकिन ठीक है, इस बात का कोई वो नहीं है। जो दो एक और बात आपने कही, हाँ, वहाँ क्या था कि साहित्य पे ज़्यादा ध्यान था। बोलने, जिसको कन्वर्सेशनल बोलते हैं, संप्रेषणात्मक जो क्षमता है, कौशल है, उस पे ध्यान नहीं था। तो लिखना ज़रूरी है, लेकिन जो उसकी शुरुआत होती है, जैसे जो बोलते हैं ना कि स्पीकिंग, ये सबसे पहला होता है, तब मतलब उससे पहले लिसनिंग होता है। हुँ, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन एंड राइटिंग राइटिंग। लास्ट में आता है। लेकिन आपको, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसे महारत हासिल करनी है, जिसमें परफेक्ट होना है, वो है राइटिंग। मतलब आप बोल सकते हैं, जब लिखेंगे अच्छा, तो आप बोल भी सकेंगे अच्छा। लेकिन हाँ, वो वहाँ गलती ये होती थी कि वहाँ जो, इसको मैं बोलूँ कि आपको अगर एक बिल्डिंग बनानी है, तो आपका जो ये नींव है ना, आपकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो नींव है बोलना। हुँ, वो वहाँ पे मुश्किल होती थी, इसलिए कई लड़के लड़के या स्टूडेंट्स ऐसे, छात्र ऐसे जिन्हें मैं जानता हूँ, जो बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहली बात कि जब आप बोलते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इस क्षण में हूँ, ठीक है? इस मोमेंट में हूँ, हुँ, ठीक है? लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ, तो मैं सोच के लिख सकता हूँ। हुँ, हुँ, इसलिए जो ट्रांसलेशन है और इंटरप्रिटेशन है, इसमें इंटरप्रिटेशन में माना जाता है कि वो थोड़ा ज़्यादा कठिन है। इसका कारण ये है कि एक तो आपको उसी क्षण में बोलना होता है, उसी आपके माइंड को जो प्रोसेसिंग है, दिमाग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ को समझने के लिए, और फिर उसको क्या उत्तर देना है इस काम के लिए। दूसरी चीज़, जैसे मान लो कि मैं बहिर्मुखी हूँ, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा लोगों से बात करूँगा। कुछ लोग हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात ही ना करें। तो उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको लोगों को ढूँढना पड़ेगा। जैसे आप सिरवांतिस गए हैं, सिरवांतिस में जो वहाँ का पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहाँ की मेंबरशिप ली थी। हुँ, हुँ। ऑडियो विजुअल मटेरियल्स मैं लेने जाता था। तो कुछ चीज़ें नहीं थी, या कुछ ऐसा माहौल नहीं था, तो माहौल आप सिरवांतिस में जाके पा सकते हैं। वहाँ आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे जो स्पेनिश पढ़ना चाह रहे हैं। वहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं, जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो जो मुझे लगता है कि सब कुछ एक जगह पे मिल जाए, एक समय में मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है जीवन में, लेकिन आपको ढूँढना पड़ता है। समझ गया, मैं समझ गया।
तो जो ये जो था वो आप मतलब टीचर्स, मेरे को लगता है वहाँ पे पीएचडी एमफिल वाले टीचर्स होंगे, तो कमी कहाँ रही थी कि वो स्टूडेंट्स जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे, या एक दोनों करिकुलम, या एक दोनों करिकुलम ऐसा था कि इनफैक्ट आपने आपका जो प्रश्न है उसी में उत्तर है, तीनों चीजें। जैसे मैं बताऊं, मेरा मन शुरुआत में था चाइनीज, चीनी भाषा पढ़ने का। चाइनीज कहना सही नहीं होगा, मैंडरीन कहने का, मैंडरीन पढ़ने का। लेकिन जब मैंने फॉर्म भरा था 2012 में, तो किसी ने मुझे डरा दिया, मेरे भाई के दोस्त ने, कि चाइनीज मत पढ़ो, फेल हो जाओगी, जेएनयू फेल कर देते हैं, और बहुत मुश्किल भाषा है, ये है वो है। मैंने ना, मुझे लगा कि यार मैं फेल होकर मैं बिहार में, यूपी में रह जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं कोई ऐसा ले लूं जहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा हो। तो मैंने स्पेनिश लिया, क्योंकि लोग कहते थे कट ऑफ कम जाता था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था, ये नहीं पता था मुझे कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं वो बस ज़्यादातर ये थे कि हॉस्टल लेने आ गए हैं, खाना अच्छा मिल रहा है, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, यूपीएससी करेंगे, एसएससी करेंगे। भाषा पढ़ने बहुत कम लोग आए थे, एक या दो। ठीक है, और ऐसा कितने जब होगा कितने तो बच्चों में से, कितने बच्चों में 30-32 में। थी? और ऐसा जब होगा तो आपका मनोबल गिरेगा ही, हम्म। बहुत ज़्यादा गिरेगा। और जो शिक्षक थे वो भी, सरकारी नौकरी है, घर मिल रहा है, चीज़ें हैं, क्या ही पढ़ाना। 50 साल पहले पढ़ा था, एक शिक्षक थे जो ताम्र पत्र लेके आते थे, हम उन्हें ताम्र पत्र बोलते थे। जैसे पुराने ज़माने में कॉपर इंस्क्रिप्शन नहीं, कॉपर वो होते थे जिसमें लिखा होता था कि आज से ये होगा। तो वो कभी 20-30 साल पहले उन्होंने कुछ बना लिया होगा, हम्म। और वही लेके आते थे, वही क्लास में लिखा देते थे। तो कभी चेंज नहीं किया उनने, वही 20-30 साल से वही हाँ, चल रहा है। जो आप करिकुलम की बात कर रहे थे, हाँ। वो चीज़ें वो हैं। और सुविधाएं सारी हैं, बिल्डिंग्स स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। उस आर्किटेक्चर देखिए उस बिल्डिंग का, जेएनयू की, एकदम आपको लगेगा मैं कहाँ आ गया हूँ। ऑडियो विजुअल कॉम्प्लेक्स है, लैब है, ये कुछ नहीं, वही सेशनल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स, वही जिसने रट लिया उसे ए ओनली, हम्म। जो जिसको सच में भाषा सीखनी है वो B- बी ओनली। बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ आप कुछ दिन विरोध करेंगे, मैंने भी किया, मैंने भी कहा कि छात्रवृत्ति क्यों नहीं, स्पेन जाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है, आप दूतावास से बात कराइए, कुछ लोगों को बुलाइए। तो किसी के कान पे जूं नहीं देंगी। फिर मैंने कहा कि यार अब बहुत ज़्यादा विरोध करने से फायदा नहीं है। हाँ, कुछ अपने क्योंकि पे ध्यान दीजिए। 3 साल रहना तो है, 3 साल रहना है यहाँ से पढ़ के हम सब। पढ़ के जाना है, तो मैं सेरवांतेस गया था लाइब्रेरी। तो फिर मैंने दोस्तों को कहा कि चलो ना। अरे क्या करोगे यार लाइब्रेरी जाके, ये सब उतना दूर कौन जाएगा। हम्म। जब आपको चीज़ें आसानी से मिलती है, मुफ्त में मिलती है, जीवन में उसकी वैल्यू नहीं होती है। और 3-4 साल बाद जब आप निकलते हैं कॉलेज से, समझ में आ जाता है सब कुछ। वही। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप उन थोड़े चुनिंदा लोगों में से हो जिनको मैं जानता हूँ जिसने हिंदी से स्पेनिश सीखी है। तो हाँ, उसके बारे में बताइए कितना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे को ऐसे ढेर सारे लोगों का मैसेज आता है जो कहते हैं इंग्लिश अच्छी नहीं है, और मैसेज भी नहीं आता, मेरी क्लास में भी ऐसे थे कि इंग्लिश अच्छी नहीं है, स्पेनिश सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। तो ये थोड़ा ना मिथ आप बस्ट कर दीजिए, क्योंकि आप एक जीते जाते एग्जाम्पल है। तो हिंदी से स्पेनिश सीखी जा सकती है, दूसरा कितना आसान कितना मुश्किल है? अ, क्या होता है ना, जब आप मुझसे कुछ इस तरह का सवाल पूछेंगे, कितना आसान, कितना मुश्किल, कितना अच्छा, कितना बढ़िया, तो मैं कभी भी उसका जवाब अच्छा बुरा इस सेंस में नहीं दूंगा। मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे मुझे शुरू से पता पहले था आप कि ये मुझे, मिथ तो बस कर दीजिए कि हिंदी हाँ से मैं वही स्पेनिश सीख बता रहा सकते हूँ। हैं, नहीं सीख सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक वाक्य में उत्तर दूं, तो आप हिंदी से कुछ भी सीख सकते हैं। हम्म। आप मैं तो कहूँगा कि स्पेनिश तो बहुत आसान है। हम्म। स्पेनिश तो उससे ज़्यादा आसान मैंडरीन है, जापानीज है, कोरियन है, तो आप हंसेंगे। लेकिन मैं सिद्ध करूंगा कि ये कैसे है। देखिए, अगर आपने स्पेनिश पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि टमाटे, हम्म। ठीक है, इंग्लिश में टमेटो, टी, ट। तो उसमें स्पेनिश में ट साउंड नहीं है। हम्म। ठीक है, ये ध्वनि नहीं है। लेकिन जब आप हिंदी हैं तो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी सीखते हैं, या आप तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कोई भी भाषा अगर आपको आती हो, तो भारत की जो भाषाएं हैं उनमें बहुत सारी ध्वनियां हैं, साउंड्स हैं। तो अगर मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ जिन्हें ठीक से ना हिंदी आती, ना भोजपुरी, ना कोई अपनी भाषा, लेकिन वो चाइनीज बहुत अच्छी सीख पाते थे। क्यों? क्योंकि वो टोनल लैंग्वेज है, उसमें 4 टोन्स होते हैं। फोनेटिक, जैसे हाँ, फोनेटिक लैंग्वेज। हाँ, क्वांग टंग,
लियाओनिंग, ठीक है। हम्म। तो वो क्या होता है ना कि हाँ, उससे बहुत फायदा भी होता है। मुझे बाद में एहसास हुआ, मैं सेकेंड ईयर में भी कोशिश कोशिश की थी कि मैं चाइनीज में एडमिशन ले लूँ, फिर मुझे लगा कि हॉस्टल छिन जाएगा तो नहीं लिया, लेकिन बाद में सीखने की कोशिश करूंगा मैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी भाषा जो है सीखना आसान है, आपको समय लगाना पड़ेगा जो आप नहीं लगाना चाहते हैं। और समय लगाने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि जैसे आप मैथ्स सीख रहे हैं या कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, चलो ये वाला पेपर छोड़ दिया, इस वाले पेपर में पास हो जाऊंगा। भाषा के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता था कि अगर आप एक पेपर में फेल हो गए तो सेकेंड ईयर में आप चले जाएंगे, आप चले तो जाओगे, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि फर्स्ट ईयर का ही नहीं पता, तो आप सेकेंड ईयर में और साहित्य, सेकंड ईयर में लिटरेचर आ जाती है। हाँ, और साहित्य की क्या विवेचना करोगे, उसको लिटरेरी एनालिसिस क्या करोगे जब आपको पढ़ना ही बेसिक्स नहीं नहीं आ रहा है, पता जो है। पढ़ना ही नहीं आ रहा जो लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, स्पेनिश सीखना मुझे लगता है अंग्रेजी सीखने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि अंग्रेजी में क्या होता है, जैसे एपिटमी है, बहुत लोग एपिटोम बोलते हैं। तो क्या होता है ना कि अब मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो मतलब बहुत बड़े बड़े पद पे हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उन्हें कुछ नहीं आता है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलना ही हमारी विद्वता का परिचायक है, यानी हमारी इंटेलिजेंस का इंडिकेटर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें लिखते कुछ और ढंग से हैं, बोलते कुछ और ढंग से हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इंग्लिश के साथ इतना एक्सपोजर होने के बावजूद हमारे लिए इंग्लिश सीखना मुश्किल है, लेकिन स्पेनिश सीखना मैं फिर भी मानता हूँ कि आसान है। लेकिन मेहनत करनी होगी, चाहे आपकी कोई भी भाषा हो, और आपको कितना मतलब उस भाषा पे कितनी पकड़ चाहिए आपको ये भी पता होना होगा। कि आपको केवल नौकरी चाहिए 40-50-45 हज़ार की, तो बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है 6 महीने में। अगर आप चाहते हैं कि आपको 6 महीने में, स्कॉलरशिप, 6 महीने में अगर A1 से कुछ शुरू कर रहा है, 6 महीने में उसको 40,000 की नौकरी मिल सकती है। लेकिन आपको डिग्री चाहिए ना, फिर वो डिग्री और सर्टिफिकेट चाहिए, जो और B1 B2 चाहिए, तो आप कर लीजिए ना B1 B2, किसने मना किया है। हाँ, लेकिन 6 महीने कम है थोड़ा टाइम। 6 महीने। 6 महीने मतलब मैं तब कह रहा हूँ, अगर अगर आप 18 से 21 साल की उम्र के बीच के हैं, यानी जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाँ, मतलब वो तो अगर, हाँ, क्योंकि उस समय आपके पास एनर्जी तीन ज़्यादा साल होती है, हाँ, हाँ, 3 साल वो बताने ही ऊर्जा पड़ेंगे। हाँ, ऊर्जा ज़्यादा होती है, समय ज़्यादा होता है, हॉस्टल होता है, पैसे के लिए पिताजी हैं ही, तो आपको ये सब पे ध्यान नहीं देना होता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 6 महीना तो मतलब ये होता है कि आप ऑफिस से आ रहे हैं, आप 1 घंटे निकाल रहे हैं तो नहीं हो सकता है। नहीं, फिर भी मैं मैं कहूँगा कि 6 महीने में ऑन पेपर भी पॉसिबल नहीं है। चलो मैं 1 साल उसको मान लूँ, लेकिन हुँ। मैं 6 महीने इसलिए कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? आप राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं और आपको लैटिन अमेरिका पे एक पेपर लिखना है या कुछ समझना है, तो आपने सेर्वांतेस में एडमिशन लिया। तो सेर्वांतेस में एक मॉड्यूल कितने महीनों का होता है? आई गेस साढ़े आप तीन जानते चार हैं, साढ़े 3-4, ठीक? तो 2 मॉड्यूल 7 से 8 महीनों के हुए, हुँ, यानी A1 A2। हुँ, लेकिन आप अगर बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जैसे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि किसी की जो है ना नैसर्गिक क्षमता होती है, नेचुरल एक उनकी एबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की। जैसे हुँ, आपको पता हो कि हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का एक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे अगर आपके अंदर वो क्षमता है, आपको लगता है कि हाँ, मैं इस पे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैं ग्रेटर क्लास में एक स्टूडेंट था, एक छात्र था जिसको मैं पढ़ाता था स्पेनिश, वो फ़ेल करता था मॉडर्न स्कूल का, जो वसंत विहार में है। वसंत विहार, हाँ, वसंत विहार में। उसके फ़ेल क होने के 2-3 कारण थे। पहला, उसकी मम्मी चाहती थी कि ये गिटार भी सीख ले, ये मैथ्स का भी कोचिंग कर ले, ये सब कुछ कर ले। तो एक तो ये कारण था। दूसरा क्या था ना कि उसको जो टीचर्स पढ़ाते थे स्पेनिश, उनको खुद वो पैशनेट नहीं थे, वो जुनून नहीं था। अरे यार पढ़ लो यार, एग्ज़ाम पास करना है, क्या करना है, ए ओनली दे देंगे, बी ओनली दे देंगे। तो ये था। लोगों को क्या चाहिए कि मेरे बेटे को ये ओनली चाहिए, बस इतना ही। जीवन में यही उनका लक्ष्य होता है, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं। जब मैं गया पढ़ने, मैंने देखा कि उस लड़के में पढ़ने की क्षमता थी। मैंने उसे बोला कि देखो, मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा इतना कि तुम्हें स्पेनिश से प्यार हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात कि तुमको जब प्यार हो जाएगा तो तुमको नंबर अपने आप आ जाएँगे। तो तुम्हें इस पे फ़ोकस नहीं करना है, इस पे ध्यान नहीं देना है कि मतलब मुझे कितने नंबर आ रहे हैं, क्या करना है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा। फिर मैंने उसे बताया कि तुम्हारे आस-पास जो जितनी चीज़ें हैं ना उसको देखो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो estoy hablando, ठीक है? अ, इसको ऑरिकुलारिस, ठीक है? तो मैं उसको बताने लगा कि ये घर है, तो ये कासा है, ठीक है?
मैंने उसको बोला जो तुम बाहर जाते हो रेस्टोरेंट पे तो वहाँ क्या देखा, तो वो मुझे एक बार गया, जब मैं अगली बार पढ़ाने गया तो उसने मुझे बताया कि सीनियर सीनियर मैंने पीसो 21 देखा, ऐसे ही उसका कुछ नाम था। मैंने बोला वाह, ये होती है बात। फिर वो गया वहाँ पे कोई और रेस्टोरेंट, उसने देखा, तो वो जो उसके अंदर वो जाग गई, वो ऐसा हुआ कि वो लड़का फेल करता था, वो स्पेनिश में टॉप कर गया। और ये 8 मार्च 2019 की बात है, और उस दिन महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसकी माँ ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर आपने कमाल कर दिया। तो जो मुझे चीज़ समझ में आई ना, ये सारा खेल जो है, चाहे आप स्पेनिश सीख रहे हो, चाहे कोई भाषा सीख रहे हो, आपसे ये प्रश्न कीजिए कि आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? अगर आपके मन में, जैसे मान लो मैंने कोई काम शुरू कर दिया, मैंने स्पेनिश सीखना शुरू कर दिया, मुझे कोई दोस्त आया बोला यार स्पेनिश सीख के क्या ही कर लोगे यार, चाइनीज़ सीखो, जापानीज़ सीखो, बहुत पैसे हैं उसमें। और आपका मन भटक रहा है यार, चाइनीज़ जापानीज़ में 10-10 लाख कमा रहे हैं महीने में, तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। हाँ अगर वही आपको पता है कि अगर आपको पता है, जैसे लक्ष्य आप फुटबॉल से आपको बहुत प्यार है, मुझे उतना नहीं है। तो मुझे पता है कि यार फुटबॉल आज रोनाल्डो, मेसी, ये सब चीज़ मुझे पढ़नी है। मुझे जानना है उसके बारे में। मुझे, जैसे मैं राफेल नडाल का भी कुछ दिन पहले देखा था, उसने इतिहास रच दिया फिर से। रोनाल्डो। ग्रैंड स्लैम जीत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मात दे दी। तो उसकी जो कमेंट्री होती है, जैसे हम हिंदी में कमेंट्री से, और बल्लेबाज ने दे दना ने छक्का मारा, गेंद गई बाउंड्री, सीमा रेखा के पार, 4 रन। ठीक है? अब आप ये सुनो स्पेनिश में, राफेल नडाल, आई, 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 तो वो जो मज़ा है ना, वो जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं आएगा, मतलब जो, तब तक आप क्या, मतलब 40-50 हज़ार की नौकरी की आप सीख लोगे, मुझे पता है। लेकिन फिर फ्लेमेंको, जैसे मैं आपको स्पेनिश एक म्यूजिशियन है बहुत फेमस, वो गिटार, तो वो सुनता हूँ। सोलो quiero caminar मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में चल रहा हूँ, जिसको ट्रांस बोलते हैं। वो तो जब तक अंदर आपके अंदर वो जुनून नहीं आएगी यार, स्पेन, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं, मुझे रटने की जरूरत नहीं है, मैं बता सकता हूँ 1492 में क्या हुआ था वहाँ पे। स्पेन की हिस्ट्री क्या थी, वो अंडालूसिया में, वो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की संस्कृति क्यों अलग है, वहाँ का खान पान क्यों अलग है, पाइया क्या है। अगर आपको इन सब चीज़ों में रुचि नहीं है तो फिर आप भाषा तो सीख जाएंगे 45-50 की नौकरी के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है आपका। और आपको भी अंदर से पता है कि, मतलब, आप कहेंगे लोगों के सामने बोस्ट करेंगे यार मुझे बहुत अच्छी स्पेनिश आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको ऑब्वियसली वो समझ नहीं आ रहा है। बट अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर कोई, बहुत सारे लोग होते हैं वो लैंग्वेज इसलिए सीखते हैं क्योंकि पैसा कमाना और ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है कि अ, ऐसे ही वो बोल रहे हैं, ज़रूरत होती है। और एक एट द एंड आपको पढ़ने के बाद पैसा तो कमाना होता ही है। तो अगर आप वो पैसे वाला राउट लेते हैं तो आपको क्या लगता है वो ठीक रास्ता है लैंग्वेज सीखने का, कि इस लैंग्वेज में ज़्यादा पैसे हैं चलो ये सीखते गुलजार का आपने नाम सुना होगा। हैं? बहुत अच्छे, मतलब गाने जो आते हैं। शिव कुमार शर्मा जो हैं, संतूर वादक थे, बहुत फेमस। आपने अगर यशराज मूवी जो है प्रोडक्शंस, फिल्म प्रोडक्शंस, उनकी एक फिल्म थी सिलसिला, बहुत हिट हुई थी, अमिताभ बच्चन। तो जो वो है क्लासिकल म्यूजिशियन, शास्त्रीय संगीत जिसको बोलते हैं, लेकिन उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। गुलजार ने फिल्मों के लिए लिखा। तो कई बार इस पे दो मत हैं, दो मतलब थॉट प्रोसेसेज हैं। एक कहता है कि मैं केवल वही करूं जो मेरा दिल कहता है, लेकिन वो हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं कहूँ कि केवल मुझे, मतलब, स्पेनिश पढ़ाना है, पूरा एकदम डूब जाना है, स्पेन में जाके रहना है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पैसे भी कमाने हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ ये है कि जो गुलजार ने लिखा, तो हो सकता है वो क्रिएटिव फ्रीडम जिसको बोलते हैं, वो शायद उनको फ़िल्मों में ना मिला हो, रचनात्मक स्वतंत्रता। अगर वो कविताएँ लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो उसमें ज़्यादा वो बहुत अच्छा, जिसको बोलते हैं ना, फुलफिल्ड महसूस करना, बहुत ज़्यादा संतुष्ट होना। तो केवल आपका लक्ष्य अगर पैसा कमाना हो, तो वो गलत है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया कि केवल आपका लक्ष्य अगर आपको ए ओनली लाना हो, तो क्या है ना कि आप रट्टू तोता बन जाएँगे, और आपको अंदर से पता चलेगा यू आर अ मीडियोकर स्टूडेंट जो भी। तो वैसा नहीं बनना है, आपको ये बताना चाहिए कि मैं जब सीख लूँगा ना भाषा, जब मेरे अंदर वो जुनून आ जाएगा, तो पैसे भी आने लगेंगे, और पैसे कमाने के रास्ते भी मैं ढूँढ लूँगा। समझ गया। तो आप लैंग्वेज जेएनयू से बाहर आते हैं, आपने मेंशन किया था फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, आप थे हॉन्ड्यूरस के साथ, वो एक्सपीरियंस कैसा था?
हाँ, हॉन्डुरस के साथ इसलिए एक्सपीरियंस था कि मैं सच कहूँ तो मुझे भी मतलब मैप पे देखना पड़ा मानचित्र में कि ये देश आखिर है कहाँ? अ, बिहार, मुझे लगता है बिहार से भी छोटा देश है। बिहार तो देश नहीं है, राज्य है, लेकिन इस राज्य से भी छोटा देश है। वो अगर मैं आपको विजुअलाइज़ करा सकूँ, अगर आप सोच सकें, तो आप देखिए कि जो सबसे ऊपर है कनाडा है, उसके नीचे है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके नीचे मेक्सिको, और उसकी जो एक छोटी-सी पट्टी है जो अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत महासागर, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस, उसके बीच में बहुत सारी छोटी-छोटी छोटे-छोटे देश हैं। पनामा है, एल साल्वाडोर है, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका है, और इधर-इधर जो आइलैंड्स हैं उसमें क्यूबा है, क्यूबा, और जिसे हम डोमिनिकन वेस्ट रिपब्लिक। इंडीज़ कहते हैं, वो सब है। तो उसी में बीच में जो ये जो एक छोटी-सी पट्टी है, उसमें होंडुरस है। हाँ, बहुत एक चीज़ बता दूँ आपको, माया सभ्यता की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे रुइनास डे कोपान कोपान नाम की एक जगह है, यानी वो ऐतिहासिक जगह है। छोटी है लेकिन बहुत ऐतिहासिक जगह भी है वो। हुँ, हुँ, तो हाँ, मैं भूल गया, आपने कहा कि मेरा उनके साथ अनुभव कैसा रहा। अ, मैं हमेशा से चाहता, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे मैं घूमने भी जाता हूँ, तो मैं एक ऐसी जगह की तलाश करता हूँ जिसे ऑफ बीट हो, या बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हों। या फिर मैं उस जगह पे जहाँ पे मैं जाऊँ, जो जिसे लोग जानते हो, तो कुछ अलग अनुभव। तो यहाँ तो सबसे अच्छी बात ये थी कि होंडुरास एक ऐसा देश, अगर आप मुझसे बोलोगे कि जीवन में मुझे कहाँ जाना है घूमने, तो मैं बोलूँगा चलो पेरिस घूम लेते हैं, उधर यूएस घूम लेते हैं, पेरू भी घूम लेते हैं, चिले अर्जेंटीना भी घूम लेते हैं। होंडुरास कौन घूमने जाएगा? मतलब फ्री में मिल गया तो कोई चला जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है ना, हो सकता है आप जीवन भर ना जा पाएँ। तो कोई आपके यहाँ से होंडुरास के यहाँ से आ रहा है जिसकी एम्बेसी भी इंडिया में नहीं है। इतना छोटा देश है, हुँ, और अभी उसकी एम्बेसी खुलने वाली है, लेकिन इतना छोटा देश है जिसकी एम्बेसी भी यहाँ नहीं है, वो वहाँ से आ रहे हैं और 2 फ्लाइट्स जो है बदल के आ रहे हैं। तो उस देश की उस देश देश के बारे में जानना, उनके लोग बहुत सहृदय थे, मतलब बहुत दिल से, जो होता है ना कि आपसे बात करना। जो चीज़ मैंने देखा है कि हम जब बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, ठीक है? तो जो ये लैटिन अमेरिकाई देश हैं, और लैटिन अमेरिका, मैं एक अंतर बताना चाहूँगा साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में। साउथ अमेरिका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं, लैटिन अमेरिका में मेक्सिको और बाकी सब आते हैं। तो जो लैटिन अमेरिकाई देश हैं और जो यूरोप के हैं, तो कई मामलों में भारत और लैटिन अमेरिकाई देश समान हैं। संस्कृति की बात हो, या जिस तरह से हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से एक दूसरे के साथ, जैसे अगर मिलेंगे तो बहुत जैसे बोलते हैं ना कि गले लगा लेना। जैसे मुझे याद है कि जब मैं अंतिम दिन खत्म हो गया था, और हमें वहाँ से, मतलब मुझे दिल्ली आना था, और हम थे कोच्चि में। तो वो ऐसा था कि हमारी फ्लाइट्स अलग थी। तो हमारी टीम वालों ने मतलब पैसे दिए कि ये मेरे साथ चलेगा, और जब हम मुंबई पहुँचे एयरपोर्ट पे, तो जब वो जाने लगे, और मैं वो जिसको आखिरी अलविदा बोलते हैं कि फिर मिलेंगे, तो सबने मेरे लिए एक वो वीडियो मैं आपको ढूँढ के अगर भेज सकूँ तो मैं भेजूँगा, एक कि पासियो, सबने, पासियो सा बनाते हैं वो। हाँ, और मतलब तालियाँ बजाई, और मतलब कुछ लोग रोने भी लगे। गार्ड ऑफ ऑनर जैसा। हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा, मतलब तोहफ़ा वही था। तो ये चीज़ है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब संस्कृति अलग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संस्कृति अच्छी है, कोई ये है, लेकिन अलग होती है। मुझे मतलब जो अपनापन महसूस हुआ उन लोगों के साथ, हुँ, अगर हुँ, वो उन्हें घूमना हो, मुझे देखा कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। जैसे स्पेन के लोग भी नहीं, वो सिएस्ता वाला जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एकदम चिल होके रहना है, दिन में बहुत ज़्यादा काम की चिंता नहीं। उसी तरह मुझे लगा कि वहाँ के लोग भी है, ज़िंदगी में समस्याएँ हैं, सब कुछ है, लेकिन जीना है। और मैंने हुँ। उनकी जो उन्होंने अपना संगीत मुझे सुनाया, पूरा उनकी जो प्लेलिस्ट थी मैंने मतलब ट्रांसफ़र की अपने लैपटॉप में, अभी भी मैं सुनता हूँ, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। हाँ, इन टोटल काफ़ी बड़ी एक्सपीरियंस था। सेम हाँ, मैं भी ये कहूँगा जब मैं भी था स्पेनिश टीम के साथ, अभी तक का सबसे बड़ी एक्सपीरियंस रहा है। फिर ये वर्ल्ड कप हो गया, आपने अलग-अलग फ्रीलांस काम किया, फिर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है जो आपने पहले भी मेंशन किया, एम्बेसी ऑफ पेरू के काम करने के लिए। तो उसके बारे में बताइए, वो अनुभव कैसा था और क्या क्या सीखा आपने? क्योंकि एम्बेसी में काम करना बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस होता है अगर आप एक टीचिंग से कंपेयर करो या एक एमएनसी में नौकरी करने से कंपेयर करो। मैंने एमएनसी में काम नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं कह सकता, और फ्रीलांसिंग काम किया है। 2 चीज़ें होती हैं। पहली, जब मैं 2015 में मैं ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तो मुझे उस समय जॉब लग गई थी ऑरेकल में।
और भी एक आध कंपनियाँ आई थी। तो मैंने कहा ना जो कि मेरा लक्ष्य था कि हाँ 45-50 हज़ार की जॉब मिल जाए, वो मिल गई थी। लेकिन मुझे लगा कि अब तो मिल ही गई है, अब मिल सकती है। ये बात बस सिद्ध होना था ना कि भई ऐसा नहीं कि बाद में नहीं मिलेगी, तो मैंने वो नहीं किया। फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर मैं मास्टर्स करने के बाद मतलब होता है ना कि आप कॉलेज लाइफ को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा और जी लो यार, अब क्या मेहनत करनी है। मास्टर्स लिंग्विस्टिक्स हुँ, में। नहीं मास्टर्स मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में किया, हाँ, जो कि ठीक। इंग्लिश मीडियम में था। क्योंकि मुझे भाषा आती थी, तो मैं चाहता था कि लैटिन अमेरिका पे रिसर्च कर सकूँ। हुँ, तो उसके बाद जो मुझे लगा कि एक है ना कि अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं, थियरी है, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसा होता है लाइफ, वो आपको समझना है तो आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मैं लैटिन अमेरिका के बारे में अगर एक कोर्स मैंने लिया था फॉरेन पॉलिसी ऑफ लैटिन अमेरिका, लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी काम कैसे करती है, इसको चलाते कौन लोग हैं, 2 देश जब एक मतलब एक एम्बेसी दूसरे एम्बेसी से कैसे बात करती है, आपको ये जानना है, ये समझना है, ये कुछ करना है, तो फिर आपको एम्बेसी में काम करने की ज़रूरत है। तो जब मेरा मास्टर्स खत्म हुआ तो एम्बेसी में वैकेंसी आई थी और वो पोस्ट थी कल्चरल असिस्टेंट की। और मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे मतलब जो संस्कृति है, कल्चर है, फूड हैबिट्स, खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा, इन सब चीज़ों से बहुत लगाव है। तो मतलब मैं बहुत खुश था, लेकिन मैंने कहा बहुत सारे लोग आए थे इंटरव्यू में और बहुत मंझे हुए खिलाड़ी थे, मुझे लगा मेरा होगा या नहीं होगा। 3 चरणों में परीक्षा हुई, उन्होंने मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर जो है, जिसकी इंग्लिश भी बहुत कठिन होती है, वो दे दिया कि इसे तुरंत स्पेनिश में ट्रांसलेट करो, बिना किसी डिक्शनरी की मदद के, बिना किसी ऑनलाइन टूल के। वैसा हुआ, फिर हमें लिखने के लिए दिया गया, बहुत कुछ हुआ, साक्षात्कार हुआ, सिचुएशन अवेयरनेस टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है ना, एसआरटी, वो हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि मैं भाग्यशाली था कि मेरा वहाँ पे मुझे वो नौकरी मिली। उसके बाद जो वहाँ काम करने का मौका मिला, उसने मेरी ज़िंदगी बदली, 2 कारणों से। पहला, जो मुझे एक्सपोज़र मिला, 2020 में आपको पता हो कि वहाँ पे कोविड के चलते पूरा देश थम गया था, तो उस समय बहुत सारे लोग फँसे हुए थे। जो पेरू के भी लोग थे, वो नेपाल में, बांग्लादेश में, भारत में फँसे हुए थे। तो आपको पता है कि जब एम्बेसी एक आमतौर पे एक देश में एक एम्बेसी होती है, लेकिन जो एक देश में एम्बेसी है, वो आस-पास के 2-3 देशों का भी प्रतिनिधित्व करती है, इसको कनकरेंसीज़ बोलते हैं। हुँ, तो जैसे नेपाल में भी कोई अगर पेरुवियन फँसा है, तो भारत की एम्बेसी भारत इंडियन। में जो पेरू का दूतावास है, उससे संपर्क करे। तो उस समय जो मुझे लगा कि जो इवैक्यूएशन में जो मैंने थोड़ी बहुत भूमिका अदा की, वहाँ पे कोऑर्डिनेट करना, जो नेपाल से लोग आ रहे हैं, जो बांग्लादेश में फँसे हैं, फिर उनको दिल्ली वो आ गए हैं, होटल में ठहराना, फिर वहाँ से एयरपोर्ट ले जाना, फिर मतलब वो जो एक अनुभव था, मतलब आपको लगता है ना आप जब कुछ कर पाते हैं, जिसको जिसको टैंजिबल जिसको बोलते हैं, कुछ दिख रहा है, कुछ फुलफिलिंग, इस तरह की चीज़ें। वो मुझे लगा कि सबसे बढ़िया अनुभव था। उसके अलावा जब हमारे फूड फेस्टिवल्स होते थे, जब ये लॉकडाउन नहीं लगा था तब, तो फूड फेस्टिवल्स में हमने एक बार एक आयोजन कराया था, तो उसमें एक गुड़गाँव में म्यूज़िक स्कूल है। वहाँ के बच्चों ने, मतलब वो भारतीय हैं, उन्होंने पेरुवियन गाना गाया था हुँ, हुँ। और उसपे अपनी प्रस्तुति दी थी। तो मतलब आप समझिए कि अब मैं एक बड़ी बात बताऊँ, उन्हें स्पेनिश नहीं आती थी। तो जब हम बोलते हैं ना कि म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज, नो बाउंड्रीज़, तो जो ये सुनने वाली बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि टोन्स क्या हैं, नोट्स क्या हैं, डी हुँ, हुँ, माइनर है, सी माइनर है, तो उन्होंने सीख लिया हुँ, हुँ, हुँ। और इतना अच्छा जो उसका उच्चारण करते थे, मतलब मुझे लगा कि यार पहली बार मुझे लगा कि जो सीखना ज़रूरी है ना, वो है साउंड्स, ध्वनियाँ। अगर आप ये सीख लेते तो आप कोई भी भाषा सीख लेंगे। तो वो वहाँ पे वो हुआ। खाने खाने में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ चावल खाते हैं बहुत, हुँ, और मुझे ये बहुत पसंद है। जैसे आप मेक्सिको की खाना खाएँ तो वो जो चटनी होती है वहाँ की, हरी चटनी, हुँ। साल्सा वेरदे। और हाँ, साल्सा वेर्दे, और वो जो मक्के के भी वहाँ मकई बहुत खाते हैं, या फिर हॉट चॉकलेट, हुँ, वो भी। तो पेरू में भी ये सेविचे, वो सेविच। मरीन वो बहुत, मतलब उसका जो स्वाद होता है ना, तो मुझे मतलब सी फूड, पेरू जो है एकदम पूरा, आपको पता हो कि वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड्स हैं, जो पेरुवियन कोस्ट है।
तो वहाँ मतलब सी फूड आपको खाना है चावल के साथ, मारिस्कोस, ठीक है? तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम सिरवांतेस में जो दिया ए होता है, उस दिन सारे जो देश हैं लैटिन अमेरिका के, वो अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो वहाँ पे मतलब पेरू के बारे में लोगों को बताना, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें बताना, उन्हें समझाना, और ये बहुत अच्छा अनुभव था। उसके अलावा आप ऑफिस में भी काम करें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप मतलब जैसा मैं जैसी मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे केवल ऑफिस में बैठे नहीं रहना है, केवल रोज वही काम नहीं करना है। आप किसी दिन बाहर जा रहे हैं, किसी दिन आप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ, हाँ एक बार कुछ बच्चे आए थे हमारे यहाँ, आर्ट गैलरी थी, तो उनको मतलब आप पेरू के बारे में अवगत कराते हैं। तो उसमें से मुझे याद है कि किसी ने मुझसे पूछा, कोई स्टूडेंट थी 9th क्लास की, कि सर ये नाजका लाइन्स के बारे में आप बता पाएंगे? और मतलब मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैंने कहा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। तो मैंने देखा कि मुझे खुद नाजका लाइन्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन जो लोग आए थे, मैं यही कह रहा हूँ, जो बच्चे हैं ना, हम्म। आपके अंदर वो बच्चों की सी उत्सुकता होनी चाहिए कि वो सीखने की ललक। तो वो मुझे अच्छा लगा कि बच्चों से मिलके वो कितना कुछ जानना चाहते हैं पेरू के बारे में। तो बहुत कुछ बहुत अच्छा रहा। दूसरा जो पहले था कि नहीं, आप कॉलेज में क्या होता है, आप अपने मन के मालिक हैं, सुबह इतने बजे उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या करना है। आप जब ऑफिस जाने लगते हैं ना, तो मुझे लगता है ना कि आप यू बिकम अ मैन, अगर मैं कह सकूं। उसके पहले आप बस ऐसे घूम रहे हैं, वो हो रहे हैं, फिर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करना है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये 2 साल आपने किया, काफ़ी मैं इमेजिन कर सकती हूँ, क्योंकि 1-2 बार मैंने भी ट्राई किया एम्बेसी में काम करने का, स्पेनिश एम्बेसी में, फिर बट मेरा अलग ही रास्ता एकदम निकल गया। बट अब मेरे को पूछना है, अब आप क्या कर रहे हैं? आपने मेंशन किया आप लैटिन अमेरिकन लोगों को हिंदी सिखा रहे हैं। फिर से मैं कहना चाहूँगा, मैं बड़े ही गिने चुने लोगों को जानता हूँ जो हिंदी सिखा रहे हैं। वो भी किनको? मतलब मैंने देखा है यूरोप में सिखा रहे हैं, यूएस वालों को सिखा रहे हैं, बट लैटिन अमेरिका को हिंदी सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश का कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, यहाँ पे बिल्कुल। स्पेनिश और हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तो हाँ, ये कैसे शुरू हुआ, और आपको कैसा लगता है कि आप एक थोड़ा एक डिफरेंट काम कर रहे डिफरेंट तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं पूरा पूरा दिल लगा के करता हूँ। मेरे साथ एक समस्या है कि अगर किसी काम में मेरा मन नहीं लगे तो मेरे लिए वो काम करना मुश्किल होता है। मैं कर तो ज़रूर लूँगा। तो जो मैं सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि आप ना अपने जीवन में वैसे लोगों से मिलिए जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप बहुत आगे जाएँगे। आपको ढूँढना पड़ता है ऐसे लोगों को, और वो हर जगह हो सकते हैं, हर जगह मिल सकते हैं, लेकिन वो कम होते हैं। तो जब मैं जेएनयू में था, तो एक मेरे सीनियर थे जो डीयू से आए थे सेकंड ईयर में। जेएनयू में आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने उन्हें देखा कि मतलब उन्होंने जेएनयू का सही इस्तेमाल किया, जिसे बोलते हैं वो भटके नहीं हो। तो वाईफाई फ्री है, हॉस्टल का कमरा है, और आप इंटरनेशनल पेमेंट्स मंगा सकते हैं, ठीक है? तो उन्होंने लैटिन अमेरिकन फेसबुक पे ग्रुप बनाया, एक पेज बनाया, aprendehindi.com, और वहाँ से सिखाना शुरू किया। सोलेस में उन्हें पैसा मिलता था। मुझे पहली बार पता चला कि सोल करेंसी है पेरू की। तो फिर मैं उनसे जुड़ा और मुझे ये मौका मिला। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे मन में भी यही था, यार हिंदी कौन पढ़ना चाहता है, क्यों ही पढ़ना चाहेगा। मुझे लगा यार हिंदी कोई बोलता नहीं है यार, तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ने की, आओ यार अंग्रेजी में बोलो। क्योंकि ऐसे लोगों से मैंने बात की, एक मेक्सिको से एक छात्रा थी, उन्होंने कहा कि कोई उनका दोस्त है जो भारतीय है, और वो मुंबई से, उसे मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, लेकिन वो उसे इंग्लिश में ही बात करना चाहता है, या लोग नहीं भी बोलना चाहते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा ये था कि यार हिंदी क्यों पढ़ना है यार, तमिल तेलुगु भी पढ़ लो तो भी चलेगा, क्योंकि हिंदी को लेकर बहुत सारे विवाद भी आजकल चल रहे हैं हैं? ना। और दूसरी बात कि जो हम उन्हें कौन सी हिंदी सिखाएं, क्योंकि क्या है कि अगर आप, मैं कौन सी हिंदी एक्चुअली की डायलेक्ट है, कौन सी हिंदी की डायलेक्ट है हमारी? हाँ मतलब हिंदी को लेके क्या है ना कि हिंदी एक खिचड़ी भाषा हो गई है। दिल्ली में तो खासकर। हाँ मतलब क्या है कि अगर मैं आपको ऐसी हिंदी सिखा दूं और वो काम ही ना आए, तो फिर उसका आपको देखना पड़ेगा ना कि आप कहाँ जा रहे हो। आप मुंबई जा रहे हो तो अक्खा अक्खा कंट्री ये डिमांड कर रहा है।
मुंबई जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, उत्तर प्रदेश जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तब तो आप किसी से बात करो तो लगे कि यार ये हिंदी सीख के आया। तो मुझे ये जानना जरूरी पड़ेगा, नहीं जो कस्टमाइजेशन का जो रोल आ रहा है, आप क्यों सीखना चाहते हो। तो सबसे पहले हमने उनसे पूछा, जो लोग सीख रहे थे, कि आप क्यों सीखना चाह रहे हो। तो उसमें कुछ लोग थे, जैसे मथुरा वृंदावन में क्या है ना कि वहाँ बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय हैं, उससे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, कुछ लद्दाख में, कुछ दार्जिलिंग में, उनसे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जो है पर्यटक के तौर पे आ रहे हैं, तो वो मतलब उत्तर भारत के राज्यों में घूम रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो मुझे फिर ये समझ में आया कि उन्हें कॉन्वर्सेशनल हिंदी सिखानी। तो उन्हें वो अप्रोच हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कई जगह क्या हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, या तो वो ऐसी हिंदी सिखा रहे हैं जो उनके ज़िंदगी में काम ना है। जैसे अगर आप किसी से मिलेंगे, अगर वो गुड मॉर्निंग कह रहा है, तो आप उन्हें सिखाएंगे कि अ, शुभ प्रभात या शुभ संध्या। ऐसा होता नहीं। हम मैं आपसे बात करूँ तो शुभ संध्या नहीं बोलता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो कई लोग नहीं जानते कि जब मैं आपसे बात करूँ तो मैं नमस्ते कह सकता हूँ, राम राम कह सकता हूँ। अगर आप राजस्थान जाए तो राम राम कह सकते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना, जैसे चीजें हैं। और दूसरी बात कि चलो नमस्ते तो ये है कि आपको हर जगह पहचान लीजिएगा, लेकिन हो सकता है दिल्ली में बहुत सारे लोग राम राम ना बोले, लेकिन अगर आप राजस्थान में जाएं या उत्तर प्रदेश में जाएं तो लोग वहाँ राम राम कह रहे हैं। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और फिर कुछ मतलब बहुत कुछ हमने उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी क्या ज़रूरत थी, इसको जानना, क्यों सीखना चाहते हैं और कहाँ उनका इस्तेमाल होगा, कितना होगा, ये समझा। और फिर उस हिसाब से ऑडियो विजुअल टूल्स का इस्तेमाल करके उनको सिखाया। और कितना मुश्किल होता है या वो, क्योंकि हिंदी से स्पेनिश करना और उनको समझाना, अगर मैं सोचूं, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाया नहीं है हिंदी टू स्पेनिश, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं, जनरल आइडिया अगर आप दे सकते हैं। समय लगता है, समय लगता है, क्योंकि जिनको मैं पढ़ा रहा था, मैं उनका प्रोफाइल बताना चाहूँगा इसका उत्तर देने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके पास समय ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, और जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे TCS है, फार्मा कंपनी है जो वहाँ खुली, तो उनको ऐसा लगता है कि वो हिंदी सीख के वहाँ पे लोगों से बात कर पाएंगे। मुझे लगता है ये गलत उम्मीद है, क्योंकि ऐसा क्या होता है, जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे लोग ही उत्तर भारत से हों। कुछ लोग तमिलनाडु से हैं, कुछ लोग आंध्र से हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, या कुछ लोग उत्तर भारत से भी तो हिंदी नहीं बोलना चाहते। तो पहले तो ये चीज़ें समझनी होती है, उन्हें बताना पड़ता है कि जो उम्मीद कितनी करनी है। दूसरी जो है कि आप कितना समय दे सकते हैं। आप सप्ताह में 2 दिन पढ़ सकते हैं, 3 दिन पढ़ सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं। और तीसरी की आपको मेहनत करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं उन्हें एक लेसन देता हूँ, ठीक है, मैंने उन्हें पढ़ाया, फिर मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप ऑडियो रिकॉर्ड करो, या कोई टेक्स्ट है वो पढ़ो, वो मुझे भेजो। फिर अगर क्लास में लोग हैं तो 2 लोगों से जो है आपस में बातचीत करवाएंगे। अगर आपने वो जो वोकैब सीख ली है, आपको उतनी वर्तनी वर्णमाला आपके पास है, तो आप बात करेंगे। तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जब लोगों ने समझा, क्या होता है ना कि जब आप क्लास करने आते हैं तो आपको लगता है कि हम तुरंत बॉलीवुड के गाने समझने लगेंगे। तू 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 तारा तोड़ो ना दिल हमारा। सर, ये तू 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 तारा क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैंने उन्हें ये बताया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हिंदी सीखना चाह रहे हैं और मुझे बॉलीवुड के गाने समझ में आ जाएंगे, तो मैंने कहा कि मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ऐसा मुश्किल है। कुछ शब्द समझ पाएंगे आप, ठीक है, लेकिन आप ये मत समझिए कि मतलब बॉलीवुड के गाने समझ लेंगे और पूरा ऐसा है कि बहुत हिंदी के जो भी गाने होते हैं, कई बार उसमें उर्दू के शब्द होते हैं, कई बार मराठी के शब्द होते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा कि आप पहले जो आपकी नींव है उसको मजबूत कीजिए। आप बात करना सीख जाइए, इतना कि अगर आप यहाँ हैं, ऑटो वाले से बात कर रहे हैं, तो भैया मुझे हौज खास जाना, कितने? तो वो बोलेंगे हाँ 50 रुपये। नहीं नहीं, मेरे पास 10 रुपये ही हैं। अच्छा, मैं 40 रुपये आपको बाद में दे दूँगी। आप पहले कॉन्वर्सेशनल हिंदी। हाँ, आप इतना सीख लीजिए। फिर आप ऐसे इतना सीखिए कि जैसे आपको लोगों से बात करनी है। जैसे मैं अगर लक्ष्य से बात कर रहा हूँ, तो लक्ष्य यार अगले महीने कहाँ जाना है हमें? मुझे तो कोच्चि जाना है यार, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तो आप ये सीखिए, जो बोलते हैं ना स्टेज बाय स्टेज। तो जो चीज़ आप करिकुलम की बात कर रहे थे, हमारे लिए वही समस्या है कि आप अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो टॉफल है, आइल्स है, स्पेनिश फ्रेंच में डेले और डेल्फ है,
जर्मन में भी उनका कुछ है। हिंदी में जो है कोई डेले सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स नहीं है। अच्छा नहीं है, जब क्योंकि मेरे को नहीं पता, मेरे को लगा नहीं, होगा बिल्कुल एक नहीं, एक नहीं है। एग्जाम होगा जिससे तुम आपको एक लेवल दे देते हो। इसलिए इसीलिए ये सारी समस्या है कि मैं जो बता रहा हूँ कि अ, हमने जो है भारत में एक समस्या रही है कि हमने भाषा को समझा कि किसी काम की नहीं है। आर्ट्स यार क्या ही है, तो दो हमने कभी अक्षर है। प्रमोट ही नहीं किया। हाँ, या फिर प्रमोट किया तो उसका मतलब होता है ना कि हिंदी बहुत अच्छी है, तेलुगु नहीं अच्छी है, मतलब आपने ये सारी समस्याएं जो है खड़ी कर दी। तो जो भाषा को साइंटिफिक तौर पे वैज्ञानिक ढंग से सीखने की जो शुरुआत है, वो चीज़ें नहीं की। जैसे अगर आप स्पेनिश सीखते हैं तो आपको पता है कि A1 लेवल की स्पेनिश आती है, हम्म। A2, B1, B2, C2। अब मैं अगर बोलूँ, आप बोलूँ आपको मुझे हिंदी आ रही है, कितनी आ रही है? क्या आपको लेवल नहीं है, पता, क्या लेवल, मुझे एक नहीं पता। वो नहीं है। हाँ, देख, तो ये इंडिकेटर नहीं है एक। हाँ, वो है ही नहीं। जैसे अभी NIRF की फ्रेमवर्क है, रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो JNU नंबर 1 है, IISc साइंसेज में नंबर 1 है। कोई कॉलेज तो आपको पता तो है ना कि ये यूनिवर्सिटी मैं इसमें लूंगा तो मेरे आगे बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा है। भाषा को लेके ऐसा नहीं। सबसे पहली जरूरत ये, तो जब हम उन्हें सिखा रहे हैं तो ये हिंदी के लिए ही नहीं। तो अगर आप मुझसे बोलो कि मुझे हिंदी कितनी आती है, तो मैं कहूँ C2। क्या सबूत है? हाँ, कोई एक इंडिकेटर या कोई एग्जाम या कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो जैसे हाँ, सब कहेंगे यार मुझे नहीं स्पैन हिंदी आती। स्पेनिश बोलो तो ये लो जी, ये रहा डेल मेरा। कोई हाँ, फ्रेंच बोले तो ये रहा डेल मेरा। हाँ, और उसके बाद भूल जाओ अलग बात है, बट आपके पास है तो सही, आपने हम्म। वो किया। तो आप सोचिए हिंदी वालों के लिए नहीं, और हम हिंदी स्पेनिश वालों को, स्पेनिश भाषा बोलने वालों को पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ जो करिकुलम है, तो हम केवल पढ़ा नहीं रहे, हम एक करिकुलम जो है वो बना रहे हैं। हाँ। कि हम्म। जैसे मैंने कहा, आपको कोई समझाया फ्रेमवर्क कि नहीं है। हाँ, कि आप अगर आपको ऑटो वाले से बात करनी है, सब्जी खरीदना है, अगर आपको टिकट बुक करनी है, तो इसे हम मान लो कि A1 बना देते। फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ दोस्त से बात करनी है, उसके घर में क्या कार्यक्रम है, उससे मिलने जाना है, किसी फेस्टिवल में जाना है। तो ऐसा, तो हम इस पे काम कर रहे हैं, समय लगेगा, हम्म। लेकिन वही है कि भविष्य में कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत एक बढ़िया काम कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोगों को पता नहीं होता कि लैटिन अमेरिका लोगों को हमारे गाने, हमारे पिक्चरें बहुत पसंद है, और एक हमारी एक सॉफ्ट पावर है जो हम रियलाइज़ नहीं करते कि इंडिया, जो हम जिसको कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, वो लैटिन अमेरिका में और इवन अफ्रीका में बड़ी पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। उनको बहुत पसंद है हमारा खाना, हमारे कपड़े। ऐश्वर्या राय, हम्म। उन्हें वो आपको मतलब फोटो खींच के बता देंगे। उन्हें जब मैं हॉन्डुरस के साथ काम कर रहा था, तो उन्हें मुझे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में बताया कि यहाँ पे खजाना पड़ा हुआ है। ये तो मुझे सुना तो था कि साउथ में, फिर वही बात, साउथ क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि केरल में है, कि तमिलनाडु में है, कि हम्म। आंध्र में है, कि कर्नाटक में है। लेकिन जो लोग देखते हैं, पहली बात, हाँ, और भारत को लेकर लोगों में जुनून बहुत है, आज से नहीं है, ये हजारों सालों से है। हजार। बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, हाँ, यात्री आए। तो मार्क ट्वेन, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि वट एवर यू से अबाउट इंडिया इज ट्रू, एंड द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। तो हाँ। ये एक चीज है जो भारत के बारे में मतलब लोगों को बहुत खींचती है। मुझे लगा क्या ही यार, ये दिल्ली वाली कौन ही आना चाहेगा, इतना जाम लगा रहता है, इतनी कौन रहेगा यार इतना। ये लोग आते हैं, मैं उनसे बोलता था यार आपको डर नहीं लगता यहाँ पे घूमते वक्त? एक मुझे कोई मिला था, यहाँ लोग बहुत हिंसक हैं, मारपीट करते हैं रोड पे एकदम, तू जानता है मेरा बाप कौन है? तो साउथ अमेरिकन था, मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को मारपीट करने आता ही नहीं। देखना है तो हमारे यहाँ देखो। एक सही बात है, सही बात है। अगर किसी को भी थोड़ा साउथ अमेरिका के बारे में पता हो और उनकी हिस्ट्री के बारे में पता हो, तो काफ़ी काफ़ी वायलेंस रह चुका है। तो फिर मुझे लगा कि जो सेफ्टी की बात लोग कहते हैं, अरे इंडिया सेफ नहीं है, इंडिया में लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं जिनको पढ़ाता हूँ उसमें से केवल एक ही लड़का था, बाकी सारी लड़कियां महिलाएं थी, और सबने भारत घूमा था, बांग्लादेश, बंगाल, सब कुछ घुमा था। और मतलब वो बताते हैं कि उन्हें जितना भारत में जितना जितना उन्होंने सुरक्षित महसूस किया, वो और देशों में उन्होंने नहीं किया। और मैंने बहुत लोगों से पूछा, अगर मैंने 5 लोगों से पूछा तो 4 लोगों ने मुझे ये जवाब दिया। एक ने कहा कि उनके साथ कुछ मतलब बहुत अच्छा उन्हें नहीं लगा, लेकिन 4 ने जरूर ये कहा कि उन्हें भारत बहुत अच्छा लगा। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, कि वहाँ एक जो है, एक वहाँ के लोग घूमने फिरने में बहुत ध्यान देते हैं। जैसे मैं बिहार से हूँ, मैंने कहा यहाँ पास लोगों के पास पैसे भी होंगे ना तो वो घूमने नहीं जाएंगे, क्या ही यार बिल्डिंग विल्डिंग बना लेंगे, रेंट पे लगा देंगे, बस इतना ही जीवन है। आप
बाकी लोगों को देखो कि वो क्या है कि घूमने जाते हैं, उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल जाएंगे। वैसे ये चीज़ें बदल रही हैं अब, लेकिन ये जो लैटिन अमेरिका में है या स्पेन में है, यहाँ के लोग, अगर महिलाएं भी होंगी, अगर वो 60 साल की भी उनकी उम्र होगी, 50 साल की भी उनकी उम्र होगी, तो अकेले घूमने आएंगे। तो ये चीज़ एक लैटिन अमेरिका में भारत से थोड़ी अलग है अच्छे मायनों में, कि वहाँ के लोग घूमना फिरना चाहते हैं और कहीं भी आ सकते हैं। तो वहाँ से अगर कोई लड़की भी आ रही है तो अकेले भी यहाँ घूमने आ सकती है। और आप सोचो ना, वो यहाँ के मोनेस्ट्री में रह रहे हैं, मतलब बौद्ध मठ में रह रहे हैं, और हम यहाँ कह रहे क्या ही यार, क्या ही जाके सीख लेंगे वहाँ पे। तो अब तब हमें एहसास होता है कि कुछ है, अपने यहाँ भी कुछ है। तो इन दी एंड, अब लैंग्वेज को लेके आपके, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इन दी एंड लैंग्वेज को लेके आपके क्या प्लान्स हैं, क्या आइडियाज हैं, क्या करना चाहते हो, कि आप बस हो गया लैंग्वेज में जितना करना था कर लिया, अब कुछ और करेंगे? वैसे कुछ और की बात तो मुझे मतलब बहुत कुछ अच्छा लगता है। मुझे बोलो फिजिक्स पढ़ने के लिए तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन जीवन में आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है, जिसको बोलते हैं ना कि एक हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है जिसका मर्म जो है मुझे बाद में समझ में आया, जिसकी डीप फिलॉसफी थी। उन्होंने कहा था कि राह पकड़ तू एक चलाचल, पा जाएगा मधुशाला। क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं, हम लगता है यार पैसे भी कमा लूँ, दिल्ली में भी गांव में भी रहूँ, पता नहीं 50 चीज़ एक साथ कर लूँ, यूएस में भी रहूँ। तो ऐसा नहीं होता है। जो मुझे जीवन में समझ में आया है कि आपको एक रास्ता पकड़ना पड़ता है, एक लीड पकड़नी होती है, और उसके आसपास चीज़ें होने लगती हैं। तो मुझे जैसे मैं लिंक्डइन पे हूँ, मैं हिंदी में लिखता हूँ। पहले मुझे लगता था यार हिंदी में कौन पढ़ेगा, और लिंक्डइन पे तो इंग्लिश में। बाद में हमने इसलिए थोड़े बहुत प्रयास भी किए, और पता चला कि लिंक्डइन अब हिंदी में भी आने लगा। और नहीं था, यही गलत बात थी। मतलब इतने बड़े देश की इतनी बड़ी भाषा, अब मैं चाहता हूँ कि तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में भी आए। तो मैंने भाषा पकड़ी, मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया, हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया। स्पेनिश, जो पेरू स्पेनिश भाषा बोलने वाले लोग हैं उन्हें मैं सिखा रहा हूँ। तो इसी को आगे जारी रखना है, और भविष्य में मुझे जो मेरा अरमान अधूरा रह गया था मैंडरीन सीखने का, वो सीखना है, और संस्कृत सीखनी है, ताकि जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं पुराने हमारे, वो मैं पढ़ सकूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मुझे ये 1 साल में करना है, ये अगले आने वाले 10 सालों में करना है। तो भाषा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इससे पैसे भी आ रहे हैं, और ये आगे भी बढ़ेगा। तो मैं मतलब मुझे जो है कि ज़िंदगी में संतुष्ट भी रहना है और आगे भी बढ़ते रहना है। बहुत बढ़िया। तो जितेंद्र, ये मेरा आखिरी सवाल हो गया। मेरे को तो बहुत मज़ा आया बात करते करते, 1 घंटा हो गया, पता नहीं चला पता ही नहीं चला 1 घंटा हो गया। आई होप आपको भी मज़ा आया हो। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आने के लिए पॉडकास्ट पे, और आई थिंक अभी से 1 से 1.5 हफ्ते के बाद ये यूट्यूब पे होगा। जी, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू जितेंद्र। धन्यवाद। Thank you guys for watching the podcast till the end. If you are enjoying, give a video a thumbs up and let me know your opinion in the comment section. Till the next one. Adios. So guys, if you're enjoying the videos,